हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया था एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। अब स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन बीच में हमें रुकना पड़ा। रुकना क्यों पड़ा? क्योंकि हम कुछ और नई चीज़ें पढ़ने लगे थे, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि हमने बात की थी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और हम पहले विद्युत चुंबकीय तरंग पे फोकस किए और उसको पढ़े। ठीक है, अब वो पढ़ लेने के बाद हम अगेन अपने उस टॉपिक, उस चैप्टर पे लौट आए हैं जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। तो चलिए प्रकाशमय करते हैं अपने जीवन को और स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो प्रकाश यानी लाइट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और हमने बात की थी कि लाइट की स्टडी क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स कहलाती है, यानी प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी, ठीक है, यानी प्रकाश यानी लाइट, लाइट मतलब इसकी स्टडी कहलाती है ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब ये जो ऑप्टिक्स होता है एक्चुअल में वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसका रे ऑप्टिक्स। फर्स्ट पार्ट है इसका रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट है इसका वेव ऑप्टिक्स। सर ई का है, तो इसका कारण है भाई, इसका कारण है, समझिएगा। मेनली जो प्रकाश है, इस प्रकाश का जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति होती है, मतलब हम लोग पूछे अगर कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर किससे मिलके बना है, तो आप कहेंगे सर मार्कर अगर हम इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ें तो टूट जाएगा, दैट मीन्स ये पार्टिकल से मिलके बना है। अच्छा, ये डस्टर किससे मिलके बना है? सर ये भी छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, दैट मीन्स ये भी किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। उसी तरीके से हम पूछे लाइट किससे मिलके बना है, तो भैया बहुत लंबा चौड़ा घमासान हुआ इस बात पे। ठीक है, साइंटिस्टों के बीच में किसी ने कहा कि यार पार्टिकल से मिलके बना है लाइट, तो किसी ने कहा था कि नहीं, ये पार्टिकल से मिलके नहीं बना है, ये एक्चुअल में वेव है एक। समझ में आ रहा है? अब जिन्होंने बोला कि पार्टिकल नेचर पे बना है, उन्होंने कुछ घटनाएं दिखाई, तब बोला भाई ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता, भाई हर आदमी आके कुछ भी बोल दे और सब मान ले, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, इसके लिए कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। तो जिन्होंने बोला कि पार्टिकल नेचर शो करता है, उन्होंने कुछ घटनाएं दिखाई कि देखो ये हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ये पार्टिकल है इसलिए हो रहा है। फिर कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा कि देखो हाई, देखो तो हाई तो पार्टिकल नहीं कर सकता, ये तो वेव है इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा घमासान मचा। कुछ लोगों ने ये प्रूफ किया कि एक्चुअल में लाइट क्या है? पार्टिकल है, और कुछ लोगों ने ये प्रूफ किया कि ये क्या है? वेव है। ठीक है, अब ले देके पूरा ओवरऑल जब कंक्लूजन निकला तो ये नजर आया कि यार ना हम क्या बोलते हैं, लाइट को सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल है, और ना ही ये बोल सकते हैं कि ये केवल और केवल वेव है। यानी जो लाइट है वो डुअल नेचर शो कर रहा है। कभी तो ये वेव अपने आप को दिखा रहा है और कभी तो ये क्या दिखा रहा है? पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। तो इसका मतलब लाइट के कितने नेचर है? दो नेचर, एक तो पार्टिकल नेचर और एक तो वेव नेचर। यानी दो नेचर है किसके? प्रकाश के। यानी प्रकाश जो अपना है वो डुअल नेचर का है। डुअल नेचर मतलब द्वैतो प्रकृति, द्वैतो प्रकृति का है। ठीक है ना, द्वैतो प्रकृति का। एक तो पार्टिकल यानी कण और दूसरा वेव मतलब तरंग। अब जिसमें यानी जिस प्रकाशिकी में, जिस ऑप्टिक्स में हम लाइट को क्या मानते होंगे, क्या मानेंगे? एक पार्टिकल मानेंगे। तो अगर हम पार्टिकल मानेंगे तो उस कंडीशन में पार्टिकल मान के जब हम स्टडी करते हैं तो किस में करेंगे हम लोग? रे ऑप्टिक्स में। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? किरण प्रकाशिकी। इसमें हम क्या मानेंगे कि जो हमारा प्रकाश है, जो लाइट है, वो क्या है? ये पार्टिकल है। जबकि वेव ऑप्टिक्स मतलब तरंग प्रकाशिकी, इसमें हम क्या मान रहे होंगे कि जो हमारा प्रकाश है, वो क्या है? वो एक तरंग है, वेव है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, रे ऑप्टिक्स में कौन कौन से साइंटिस्ट है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। मैं साइंटिस्टों की बात नहीं करूंगा, इसके लिए तो एक अलग से चैप्टर बना है, वहाँ पे हम जाके देख रहे होंगे। तो मेनली रे ऑप्टिक्स की कहानी स्टार्टिंग में आई थी, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी ये जरूर जान लीजिए, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। सॉरी, मेनली सर आइजैक न्यूटन साहब ने ये बोला था कि जो हमारा प्रकाश होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। और उन्होंने क्या किया था? दो घटनाएं भी क्या की थी? रखी थी सामने सबके। पहली घटना थी रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, और दूसरी घटना थी रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की। और ये दोनों घटनाएं ऐसी थी कि जिसमें सच में लगा कि हाँ सच में लाइट तो यार क्या है? ये पार्टिकल है। कैसे?
जैसे कि आप सपोज करिए कि आप एक बॉल ले रहे हो और बॉल को अगर आप क्या कर रहे हो, दीवार पे ऐसे पटक रहे हो, दैट मीन्स दीवार पे ऐसे मार रहे हो, तो क्या होगी, बॉल वापस आएगी ना, वापस आएगी। ये मैं पहले वाले में भी बता चुका हूँ। तो बॉल को ऐसे पटकूंगा दीवार पे तो दीवार से अगेन वापस आएगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने दिया, न्यूटन साहब ने अपनी जितनी भी नियम दिए हैं उन सभी में पूरे फिजिक्स को समाहित करने का काम किया है। मेनली अगर मैं लाइट को पार्टिकल कह रहा हूँ, मैं नहीं, न्यूटन साहब कह रहे हैं, तो न्यूटन साहब जरूर अपने एप्लीकेशंस को लगाएंगे, जरूर अपने लॉ को लगाएंगे। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने 3 नियम दिए हैं, है ना। 3 नियम में पहला नियम क्या है, फर्स्ट नियम क्या है सर, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन रहेगा, और मोशन कर रहा है तो मोशन करेगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है जिसके पास मास है, और अगर उसको वेलोसिटी दे दें तो उसके पास एक मोमेंटम आ जाएगा, और उसको मोमेंटम को यदि मैं चेंज करूंगा तो एक नई चीज पैदा होगी जिसका नाम है फोर्स यानी बल। और तीसरा नियम उन्होंने दिया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। और एक्शन रिएक्शन लॉ में ये होता है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो चीज भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएंगे। ऐसे ही अगर हम एक बॉल को क्या कर रहे हैं, दीवार के ऊपर फेंक रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उस दीवार के ऊपर बॉल द्वारा फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो दीवार है वो भी क्या करेगी, बॉल के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। और इस केस में आप देखते हैं कि बॉल जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से क्या होता है, वापस चला आता है टकराने के बाद। और ये घटना प्रकाश में भी देखी गई, जब देखा गया कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसको कौन सी सतह मिल जाए, पालिशदार सतह मिल जाए, तो ये क्या होता है, इस सतह से टकराने के बाद ये क्या होता है, वापस चला जाता है। तो ये तो एकदम कैसे बिहेव कर रहा है, कण के माफिक बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि इसका मतलब ये जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। तो इसकी ये दोनों जो घटनाएं हैं वो क्या है, रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ी जाती हैं। जबकि वेव ऑप्टिक्स में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कण नहीं डील कर सकता, यानी एक पार्टिकल नहीं शो कर सकता। जैसे सबसे पहली घटना अगर हम बात करें तो वो है विवर्तन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विवर्तन। पहले मैं दोनों नाम, तीनों हिंदी में नाम लिख दूं, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। व्यतिकरण, और तीसरे नंबर पे है ध्रुवीकरण। ये सब हमको पढ़नी है। अच्छी बात तो ये है कि हमको ये सब कुछ पढ़ना है। विवर्तन मतलब इंटरफेरेंस, व्यतिकरण मतलब डिफ्रैक्शन। मे भी हो सकता है कि विवर्तन डिफ्रैक्शन का मतलब हो, क्योंकि मुझे हिंदी क्लियर नहीं है, इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, और हिंदी इंग्लिश अगर मैं मैच कराता हूँ कहीं मिस्टेक हो जाता है मेरे से, तो मैं पहले ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई, क्यों ज़बरदस्ती करूँ। अब आप लोग कहेंगे कि अगर इतना ही कन्फ्यूज़न था तो क्लियर कर लिए होते भाई, कौन सी दिक्कत थी। हाँ सही है, आप लोग सही हैं, बट क्या करेंगे, हम जब पढ़ाते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने ये मिस्टेक की, अदरवाइज़ हमें तो लगता है कि हमें सब आता है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। मेनली क्या हुआ कि मेरे दिमाग से स्प्लिट हो गया कि मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, रैंडमली बैठा था, ये आए हम क्या पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है, पहले से सोच के रखा था। अब आप मत उस पर ध्यान दीजिए, ध्यान इस पर दीजिए कि रे ऑप्टिक्स मतलब भैया कण मान के कहूँगा मैं, यानी कण मान रहा हूँगा मैं, तब रे ऑप्टिक्स पढ़ूंगा। और अगर मैं क्या मान लूँ, तरंग मान लूँ, किसको, लाइट को, तो क्या होगा ये, तब हम कहाँ पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। मतलब सीधा सीधा कण मान के पढ़ना है तो रे ऑप्टिक्स में पढ़ो, वेव मान के पढ़ना है तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ो, ठीक है ना। यानी वेव मानते हो तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ना, कण मानते हो तो कण ऑप्टिक्स, सॉरी रे ऑप्टिक्स पढ़ना, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल। यानी दो तरीके से ऑप्टिक्स डिवाइडेड है, और हमको ये दोनों ऑप्टिक्स पढ़ने हैं भाई, हमारे क्लासेस के अंदर ये दोनों ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स भी और वेव ऑप्टिक्स। तो बहुत खुशी की बात है, इस पर थोड़ा सा खुश हो लीजिए कि ये सभी घटनाएं आपको पढ़नी है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, मतलब विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सब पढ़ना है हमको, तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब कहानी को स्टार्ट करेंगे, कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने स्टडी बात कर ली, अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे, तो मेनली हम लोगों ने बात की थी कि जो प्रकाश है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। और ये भी बोला था कि प्रकाश ऊर्जा का माध्यम है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, नॉट माध्यम है, ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्यों एनर्जी है, ये पिछले क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था, बिकॉज
जब भी एनर्जी आएगी तो कोई ना कोई काम होगा, तो इससे हम क्या करते हैं, देखते हैं। यानी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये देखने के काम को कंप्लीट कराती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फॉर्म ऑफ एनर्जी मानते हैं। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैंने आपको बताया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। एक ऐसी तरंग, एक ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। डू नॉट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट एनर्जी। आई बात समझ में? मतलब माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। ये बात क्लियर रखेंगे, बिल्कुल सर। लेकिन एक बात और समझिएगा, भले ही माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट माध्यम बदलने पे स्पीड क्या हो जाती है, बदल जाती है। मेनली आप जानते हो प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसी को हम थोड़ा सा किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ये लाइट की स्पीड है, यानी लाइट इस स्पीड से चलती है। बट ये जो आप स्पीड देख रहे हो वो किस में है, ये वैक्यूम में है। किस में है, वैक्यूम में, यानी निर्वात में है ना, निर्वात में है। अगर मैं इसकी स्पीड बदलूं, सर स्पीड कह रहा हूँ, माध्यम बदलूं, ये तो निर्वात है। निर्वात मतलब कुछ नहीं है, ना ठोस, ना द्रव, ना ही गैस, कुछ भी नहीं है। तब उस कंडीशन में स्पीड क्या है इसकी, इतनी है। इस बात को इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ये बार बार आपको मिलेगा तो बार बार रोना पड़ेगा अगर नहीं याद होगा तो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अगर क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। दैट मीन्स इसी स्पीड से बार बार क्या प्रकाश नहीं चल रहा होगा। आई बात समझ में? प्रकाश की स्पीड बार बार मीडियम बदलने पे बदलेगी, ओके। तो भले ही इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियम बदलेगा तो स्पीड बदलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बट स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन मीडियम, समझिएगा ध्यान से। लेकिन प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। अब कैसे निर्भर करती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मेनली सबसे ज़्यादा इसका कहाँ पे होता है, वैक्यूम में होता है, वैक्यूम। फिर वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद किस में, सॉलिड में, सॉरी गैस में, फिर लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा वैक्यूम में स्पीड होती है, मतलब एकदम खाली, कुछ नहीं है, यानी निर्वात उसको बोलते हैं। कोई भी कण नहीं है, ना ही गैस के, ना ही ठोस के, ना ही द्रव के, तो इसको निर्वात बोलते हैं। निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होती है, गैस में निर्वात से कम, और लिक्विड में गैस से भी कम, यानी द्रव में इस गैस से भी कम, और ठोस में तो उससे भी कम, ठीक है ना। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, गैस में वैक्यूम से कम, लिक्विड में उससे भी कम, सॉलिड में सबसे कम होती है, ठीक है। अगर यहीं पे आप ध्वनि की बात करेंगे जो कि मैकेनिकल वेव है, तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे होती है, देखिए ये तो स्पीड है लाइट की। अगर मैं ऑर्डर निकालूं किसका, ये भी याद रख लीजिए। अब आप कहेंगे सर आपकी यही तो सबसे बड़ी खराबी है कि कहीं का कहीं कुछ भी चिपकाते लगते हैं। हम कहते हैं आता है तो रिलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है,
सॉलिड में होती है, उल्टा चल रहा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में, और सबसे कम वैक्यूम में। वैक्यूम में तो होबे नहीं करता है, वैक्यूम में होता ही नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा ठोस में इसका क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है ना, तेज चलती है। लिक्विड में थोड़ा कम हो जाता है, गैस में और कम हो जाता है, यानी मीडियम जितना कम होगा उतना ही स्पीड इसकी कम होती जाएगी। ओके, क्लियर है। यानी मीडियम के पार्टिकल, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल सॉलिड में मिलेंगे इसलिए ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़े कम हो जाएंगे, यहाँ पे और कम हो जाएंगे, और वैक्यूम में जाएंगे तो रहेंगे ही नहीं, तो मीडियम रहेगा नहीं, तो साउंड आगे प्रोपोगेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारी जो लाइट है ना भाई, वो बिना मीडियम के काम करती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। जैसे क्यों मैंने बोला, जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे सूरज भगवान है और यहाँ पे क्या है, अर्थ है, और बीच में कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ, इसी को तो हम वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। फिर भी ये जो सूरज की रोशनी है वो कहाँ पे चली आती है, अर्थ पे, आई बात समझ में। तो अगर कोई रेडिएशन, कोई वेव बिना मीडियम के चली आ रही है, यानी बीच में कोई कण नहीं है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो ये जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि सूरज से लेके ये पृथ्वी तक चला रहा है और बीच में कोई कण इसको आगे नहीं बढ़ा रहा है, यानी इसीलिए इसको किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं है टू प्रोपोगेट एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, कि बीच में कण रहेंगे तभी। लेकिन साउंड क्या है, ये मैकेनिकल वेव है, इसको ज़रूरत है पार्टिकल की, यानी मैं बोल रहा हूँ और आपके कान तक की आवाज़ जा रही है, तो बीच में क्या होगा, कण होगा। अगर कण नहीं रहेगा तो आवाज़ यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। अगर ये बातें और डीप में समझनी है तो आप जाके वेब की मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, लेक्चर्स को देख सकते हैं, जहाँ पे ये फिनोमिना मैंने बड़े अच्छे से क्लियर किया है। ओके, बाकी इतने में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इतनी बातें आप नोट कर लेंगे, ओके, फिर हम आगे की बातें करेंगे। पहले नोट करिए इतना। चलिए अब 2-4 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, ज़्यादा देख लिया जाएगा तो समस्या हो जाएगी। मजाक कर रहे हैं, देखिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण बारी बारी लिख लीजिए जो अभी आपने पढ़ा। तो सबसे पहली बात तो ये देख लीजिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, कैसा मोशन है इसका, स्ट्रेट लाइन मोशन, या लीनियर मोशन भी हम बोल सकते हैं। तो लीनियर मोशन करता है, ठीक। अच्छा, दूसरा प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी एक प्रकाश है, अगर वो कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे एकदम सीधा स्ट्रेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे। रे मतलब किरण। और मेनली जो किरण होती है, किरण जो होती है वो क्या होती है, जो किरण होती है या जो रे होती है, या सीधा सीधा बोलो प्रकाश, कणों का समूह है, समूह है। यानी जो प्रकाश होता है, सीधा ऐसे लिख लो, प्रकाश कणों का समूह है। यानी जो प्रकाश चल रहा है ये एक्चुअल में क्या है, कणों का समूह है। इसमें कण है, बहुत सारे क्या है, कण है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं भाई रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाशिकी। और इसमें हम क्या मानेंगे, इसमें हम मानेंगे कि हमारा जो प्रकाश है वो क्या है, कण है, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश जो है हमारा कण है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो प्रकाश है वो कणों का पूरा समूह है, ठीक है ना। इसको हम लोग बीम भी बोलते हैं, बीम ऑफ पार्टिकल। लाइट इज द बीम ऑफ पार्टिकल, कणों का समूह है, ओके। चौथी बात, मान लो ये किरण है और किरणों का अगर ग्रुप बन जाए, यानी बहुत सारे किरण आ जाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी क्या आ जाए, किरणें आ जाए, तो इनको हम किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे, किरण पुंज,
किरण पुंज मतलब बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? एक सरल रेखी पथ, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को, स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। और मेनली बहुत सारी अगर रे मिल जाती है तो उनको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट बोल रहे होंगे। ओके, पांचवी बात वही, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। डू नॉट रिक्वायर्स मीडियम फॉर मोशन। यानी जब ये मोशन करता है तो इसको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? बीच में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और छठी बात यहाँ पे लिख लीजिए, तो सातवीं बात तो हम अलग से कर लेंगे। तो छठी बात यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। कितनी होती है ये तो आपको पता ही है, यानी इन वैक्यूम, या सीधा सीधा लिखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटेस्ट इन वैक्यूम, ठीक है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल। ये 6 प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने लिखी कि सीधी रेखा में चलती है, एक सरल रेखी पथ को किरण कहते हैं, और अगर कई सारे ग्रुप बन जाए तो इनको किरण पुंज बोलेंगे। और मेनली जो प्रकाश होता है वो कणों का क्या है? समूह है, और इसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे ज़्यादा इसकी जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो कहाँ पे होती है? वैक्यूम में होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पहले ही हम बता चुके हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। अब अगला देखेंगे, अगला यानी नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि भैया अगर हम इसको किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजें, ठीक है ना, ये प्रकाश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कुछ घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा, व्हेन लाइट गोइंग टू, या सीधा सीधा ऐसे लिखिए, चेंज इट्स मीडियम, जब अपना माध्यम चेंज करता है, मीडियम चेंज करता है, देन सम phenomenon will be happen, ठीक है। या हैपन बस लिख दीजिए, ये सिंपल। हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं, हम उतना ही जानते हैं जितने में हम समझा सके, ठीक है। अब कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो मेनली सपोज करिए कि मैं यहाँ से प्रकाश को लेके आ रहा हूँ। अब ये प्रकाश जो है, ये यहाँ पे कोई और मीडियम था, ये इसको मीडियम 1 मान लेता हूँ, और ये यहाँ पे, यानी यहाँ से, अब ये जब यहाँ पे जाता है तो मीडियम सेकेंड है ये, यानी इस लाइन के इस साइड ये सेकेंड मीडियम है, और इस लाइन के इस साइड क्या है? फर्स्ट मीडियम है। तो 2 मीडियम, एक मीडियम 1, एक मीडियम 2, यानी ये मीडियम 2 और ये मीडियम 1। अब लाइट मेरा ट्रैवल कर रहा था मीडियम 1 में, लेकिन ये क्या होता है, कहाँ पे रेंडमली कहाँ चला जाएगा? मीडियम 2 में। अब देखेंगे तो ये जो लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम हिंदी में बोलते हैं पृथककारी पृष्ठ।
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग सरफेस, जो डिफरेंशिएट कर देता है मीडियम को। ठीक है, अब जब ये यहाँ से जाता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन बन सकते हैं। फर्स्ट केस मतलब 3 केसेस में आप डील कर सकते हैं, यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो 3 घटनाएं हो सकती हैं। सबसे पहला क्या होगा कि टकराकर वापस आ जाएगा, यानी रिटर्न इनटू फर्स्ट मीडियम, या डायरेक्ट लीजिएगा M1, यानी इस पृथककारी सरफेस से टकराएगा और वापस हो जाएगा। ठीक है, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला। सेकेंड केस ये होगा कि वापस नहीं आएगा, उस मीडियम में एंट्री मार जाएगा, लेकिन जब वो एंट्री मारेगा इस मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो होगा क्या कि ये जिस पास से, मतलब एक्चुअल में कैसे गमन, मतलब कैसे चलता है, हमेशा सीधा चलता है, तो इसको कैसे जाना चाहिए? मतलब ये आया है सीधा, तो सीधा बना तो दे, या आया है सीधा, लेकिन इसको जाना भी चाहिए सीधा, बट ये सीधा ना जाके हल्का सा क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। आई बात समझ में? हल्का सा क्या हो जाएगा? झुक जाएगा या डाइवर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो डाइवर्शन देखने के लिए मिल रहा है, ये भी हो सकता है। तो सेकेंड केस ये होगा कि क्या हो जाएगा? मीडियम 2 में एंट्री करते वक्त थोड़ा सा क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा, यानी चला जाएगा और थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लिख लेंगे, विचलित मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। कहाँ से? अपने मार्ग से। इसका मार्ग सीधा था, यानी इसका मार्ग सीधा था, लेकिन ये हल्का सा इधर हो जाएगा। ठीक है ना? ये डिफ्लेक्शन नजर आएगा। और इस घटना को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम परावर्तन बोलते हैं और इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, यानी अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा केस यहाँ पे देख लेंगे। थर्ड केस क्या हुआ कि पहले में तो ये टकरा के वापस चला गया, मैंने यहाँ से था तो इधर चला गया, जिस मीडियम में आया था उधर चला गया। ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट, और ये क्या है? सेकेंड केस है। और थर्ड में क्या होगा कि ये इससे टकराएगा और ये जो सरफेस है ये इसको सोख लेगी पूरा का पूरा। सही में रहा? यानी क्या होगा थर्ड केस में? प्रकाश पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है ना? यानी क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो 3 केसेस बनेंगे। जब भी हमारा प्रकाश क्या होगा? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी, 3 केसेस बनेंगे, 3 फिनोमेना हो सकते हैं। पहला तो प्रकाश क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। दूसरा, जिस मार्ग से जा रहा था जब वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो थोड़ा सा उस मीडियम में जाने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। और तीसरा कि जब वो सरफेस से टकराएगा, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परिवर्तित होना चाहेगा, तो जब ये पृथककारी सरफेस यानी जो डिफरेंशिएटिंग सरफेस से मिलेगा तो ये क्या करेगी? इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी। समझ में आ रही है बात? तो ना ही ये इधर का रहा ना ही इधर का रहा, तो इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफ़र का ही था मैं सफ़र का रहा। समझ में आ रही बात? तो मेनली ये कहानी बनेगी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेनली 3 केसेस, इनको बड़े अच्छे से आप ध्यान देंगे। ये पहला केस और ये दूसरा केस। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेंगे। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी एमर्स, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, ठीक। तो पहले आप इसको नोट करेंगे। अब मेनली ये घटना आपने देखी होगी, ये घटना जो हमने बताई है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बिल्कुल देखा होगा आपने। आप क्या करते हो, लाइट के सामने शीशा लेके जाते हो और देखते हो कि शीशे के ऊपर जो रोशनी पड़ती है फिर वो दूसरे जगह भी दिखाई देती है। तो आप बचपन में उसके साथ खेला करते थे, है ना, क्या करते थे, खेला करते थे। और दूसरा वाला, तो जब आप कभी ग्लास लीजिएगा, ग्लास मतलब जो दिखाई देता हो, स्टील का ग्लास मत लीजिएगा, कांच का ग्लास लीजिएगा, ठीक है ना, और उस ग्लास के अंदर पानी भरिएगा और पानी के अंदर किसी पेन को या पेंसिल को डालेंगे तो आपको हल्का सा एक क्या दिखाई देगा, मुड़ा हुआ, पेंसिल मुड़ा हुआ नजर आएगा। तो वो घटना जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ओके, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सोलर पैनल को देखते हो, सोलर पैनल क्या करता है, पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। मतलब सोलर प्लेट जो होती है वो क्या करती है, क्या करती है भैया, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या उसको इधर भेजती है, मतलब वापस रिटर्न भेज पाती है, नहीं। और क्या वो अपने से आर पार जाने देती है, नहीं। वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यानी तीनों घटनाएं पॉसिबल हैं, ठीक है। और ये तीनों घटनाएं तब पॉसिबल है जब हम कण प्रकाश को क्या मान रहे हैं, कण मान रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। इस बात को कभी भूलिएगा मत। अभी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, कण मान के प्रकाश को कर रहे हैं, तो तीन घटनाएं पॉसिबल है। क्लियर है, बिल्कुल। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब सबसे पहली घटना की बात करेंगे। सबसे पहली घटना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, अब करने की ज़रूरत है नहीं। मैं एक सेकेंड का पॉज लूँगा, बिकॉज मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा मार्कर में, बिकॉज इंक नहीं है, देख रहे हैं बहुत डार्क चल रहा है। चलिए अब सबसे पहली घटना देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है हिंदी में, तो प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि एक पॉलिशदार चिकनी सतह होती है, ठीक है। यानी आप क्या ले लो, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ले लो। देखो इस सबको पढ़ाना पड़ेगा मुझे, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बेसिक्स जो हैं। तो मेनली हमने क्या लिया है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लिया है। ट्रांसपेरेंट मतलब ये होता है कि अगर प्रकाश आ रहा है, अगर मान लीजिए कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और प्रकाश आ रहा है, तो आसानी से क्या हो जाए, ये इसके पार चला जाए। जैसे आप देखते हो कांच, कांच देखे हैं, जैसे ग्लास, सिंपल बात है, ग्लास जो होता है वो क्या होता है, कांच का बना होता है, और लाइट आप देखते हो इस पार से उस पार उसमें चली जाती है। जिनका घर कांच का होता है उनमें आप देखते हो रोशनी की कमी होती ही नहीं है ना। सूरज की जो किरण है, यानी प्रकाश किरण जो है, वो आराम से इसमें ट्रैवल कर सकती है ना। इसमें इस पार से उस पार दिखाई देता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को लेने के बाद, मैंने कांच ले लिया, और ये कैसा होना चाहिए, इसकी सरफेस जो होनी चाहिए एकदम क्या होनी चाहिए, सरफेस जो होनी चाहिए एकदम स्मूथ होनी चाहिए। यानी इसकी सरफेस क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ है। अब इसके एक साइड में क्या कर दो, कलई कर दो। क्या कर दो, कलई, क्या बोलते हैं इसको, कलई। कलई को इंग्लिश में पॉलिश बोलते हैं। तो पॉलिश कर दो, किस साइड, इस साइड। अब इससे क्या होगा कि कलई जब कर दोगे तो लाइट जो थी, जो पहले आर पार हो जा रही थी, अब वो आर पार नहीं होगी, और आगे वाली सरफेस क्या है, एकदम चिकना है, चिकना है। और पीछे क्या है, कलई किया गया है। कलई समझते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले ज़माने में क्या होता था कि मेनली जो बर्तन वगैरह होते थे तो उनको लीपा जाता था, नीचे से मिट्टी लगा दी जाती थी, है ना, ताकि जो गैस वगैरह जो आग है, उस आग के कारण वो बर्तन काला ना हो, ठीक है। तो मेनली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, उसी को कलई कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी कलई कहते हैं, लेकिन वो मिट्टी का लेप नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे मेनली पेंट कर दिया जाता है या कलई कर दिया जाता है। बात एक ही है, रेड ऑक्साइड का, रेड ऑक्साइड, ठीक है ना, रेड ऑक्साइड होता है, या और भी कई मटेरियल होते हैं, तो उनसे आप पेंट कर दो ताकि इधर क्या ना हो, लाइट उस साइड ना जा पाए, और एकदम स्मूथ सरफेस इसको बना दो, ठीक है। तो यानी सरफेस ऐसी बन जानी चाहिए इस तरीके से। पीछे क्या किया आपने, कलई कर दिया है, और ऊपर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अच्छा, पॉलिश और कलई थोड़ी सी अलग है। पॉलिश मतलब चमकदार बना रहा है, स्मूथ बना रहा है, और कलई मतलब हम चाह रहे हैं कि प्रकाश इस पार से उस पार ना जाए। ओके, तो ये क्या है, ये क्या है, ये पॉलिश युक्त सरफेस है।
इसको लिख दीजिएगा, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश युक्त पृष्ठ, पॉलिश युक्त पृष्ठ। अब होता क्या है कि ये रहे सूरज भगवान। अब सूरज भगवान क्या करेंगे, यहाँ से किरण भेजेंगे, ये किरण आएगी किस पे, पॉलिश युक्त पृष्ठ पे आएगी, और पॉलिश युक्त पृष्ठ पे आने के बाद देख रहे हैं सूरज भगवान की इधर क्या है, इधर तो रास्ता ब्लॉक है, तो उधर जा नहीं सकते, तो क्या होगा, इस पे टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी कहाँ से आए थे, तो हवा से आए थे, हवा में चले जाएंगे, यानी जिस माध्यम में आए थे, ये माध्यम यही है, ये माध्यम 1 है, तो उसी माध्यम में रह गया कि नहीं रह गया प्रकाश की किरण। तो यहाँ से किरण आई इस बिंदु पे गिरी, और गिरने के बाद इसी बिंदु से वापस चली गई है या ना। तो थोड़ा देखिएगा, इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस बात को भूलिएगा मत। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम से, यानी प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई है, अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ठीक है ना, यानी जो ही इसको दूसरा माध्यम नजर आया उससे टकराई, और टकराने के बाद ये तुरंत उसी में क्या हो गई, वापस लौट गई जिस माध्यम से आई थी। तो इस घटना को ही, इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी हम क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तथा टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब सिंपल, प्रकाश की किरण अगर टकरा के जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो दैट इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट go into या go one medium to another medium and collides with medium collides ही लिखेंगे, collides with second medium and after return into first medium. That event is called reflection of light. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या इवेंट है भैया, कि प्रकाश की किरण टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई। ओके, अब इस बिंदु को मतलब भैया जहाँ पे आके क्या हुआ है, टकराया है, इसको हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक, बिल्कुल। और ये जो किरण आई है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो किरण गई है इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, जो टकरा के वापस चली गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे। ओके, लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, ये तो यही तक हो गया, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। पहले इंसिडेंट रे को थोड़ा ही देर के लिए यहाँ से हटाओ। अब आप जानते हो कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस सरफेस पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और वो परपेंडिकुलर कहाँ से जाना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर या अभिलंब, अभिलंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इस परपेंडिकुलर को देखूं और इस इंसिडेंट रे को देखूं, तो इंसिडेंट रे को तो मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको आर से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब रे को मैं आई, आने वाली किरण को आई से और जाने वाली को आर से। इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक बार लिख देता हूँ भाई, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे लिखा था, अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये आपतित किरण इस अभिलंब के साथ क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल आई। क्या बोलेंगे, एंगल आई। और ये जो परावर्तित किरण है, ये भी क्या कर रही है, अभिलंब के साथ एक एंगल बना रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल आर। और इन दोनों एंगल का नाम है भैया, इनको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, इस बात को पहले समझ लीजिएगा। ये वाला एंगल आर क्या कहलाएगा, एंगल आर परावर्तन कोण यानी एंगल आर, और एंगल आई क्या कहलाएगा, ये आपतन कोण कहलाएगा। इसको आपतन बिंदु बोलेंगे, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एम मान ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर को क्या मान ले रहा हूँ, एम। ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, इसको यहाँ से ओ से लेके एम मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इंसिडेंट रे आई और परावर्तित किरण क्या है, आर है। ठीक है, तो ये पूरा फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जब आप इस घटना को दिखाओगे। तो मेनली आपतित किरण यानी आ रही है, ये आपतन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या हो गई है, वापस चली गई है। और एक्चुअल में जब हमने एक अभिलंब यहाँ पे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, तो देखा कि यहाँ पे दो एंगल भी बन रहे हैं। ठीक है, अब ये सब पूरी बात हम लोगों ने ऑब्जर्व की इस घटना में। जब ये बात पूरी ऑब्जर्व कर ली, तब ये कंडीशन निकल के आया, ये देखने को मिला कि मेनली जब प्रकाश का परावर्तन जैसी घटना होगी तो उसको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। यानी प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ नियम होंगे, यानी ऐसे नियम जिनकी बदौलत हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है, और उस नियम को बोला जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है, तब वो नियम क्या है ये देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से साइड से मिटा रहा हूँ, वो रहने दीजिए, इसको बस मैं मिटा रहा हूँ। तो प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कतई आसान है। प्रकाश परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये नियम क्यों बनाया गया, ताकि हम ये बोल सके कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है। और इसमें सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि एक्चुअल में जो रे होंगे, मतलब जो एंगल होंगे, यानी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला तो एकदम सिंपल यही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। ठीक, बिल्कुल। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है कि भैया जो आपतित किरण है, आपतन बिंदु है और अभिलंब, ये तीनों के तीनों कहाँ होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। ठीक है ना, आपतित किरण,
आपतन बिंदु और अभिलंब, ठीक है। सॉरी, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए। ऐसे लिखिए, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, जैसे पहले लिखिए अभिलंब, ऐसे लिखिए आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही प्लेन में, तल में एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये नहीं कि तीनों अलग अलग हों, मतलब ये वाला यहाँ पे हो, ये वाला यहाँ पे हो, और या ये जो परावर्तित किरण इधर से ली जाए या इधर से ली जाए, ले देखिए मतलब कि एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में होने चाहिए। प्लेन मतलब ये एक ही प्लेन में होने चाहिए, अलग अलग प्लेन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये अपने आप में क्या है, एक प्लेन है, तो इसी प्लेन में होना चाहिए, इसी प्लेन में, इस प्लेन में नहीं होना चाहिए, या इस प्लेन में, इधर वाले प्लेन में नहीं चाहिए। जो प्लेन है ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हो, मतलब सीधा सीधा तीनों एक प्लेन में हो। अगर आपतित किरण यहाँ पे है, इस प्लेन में है, तो परावर्तित किरण को भी इसी प्लेन में होना पड़ेगा, और आपतन बिंदु को भी कहाँ पे होना चाहिए पड़ेगा, यहीं पे, और अभिलंब को उसी के ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ले देखिए ये पूरी कहानी है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। देयर आर 2 लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भैया जिस कोण पे, मतलब जिस एंगल्स पे आई है उसी एंगल पे वापस जाएगी, यानी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। आई बात समझ में? ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने जितना अभी आज के लिए समझाना था वो मैंने समझा दिया। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ले जाने का मतलब बाउंस चला जाएगा, तो यहाँ तक हमने कनेक्ट किया, अच्छी बात है। इसी उम्मीद के साथ कि आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगी, मज़ा आया होगा। मैं आज की क्लास को यहाँ पे एंड करूँगा, फिर मज़ा लेने हम लोग कल आएंगे और फिर अगेन प्रकाशमय करेंगे अपने भविष्य को। थैंक यू वेरी मच एमर्स।